नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी द्वारा लिखित उपन्यास का अगला भाग। पर यूनियन के एक डायरेक्टर ने कल शहर जाकर एक ऐसा दृश्य देखा जिससे पता चला कि रामस्वरूप ने वे रुपए खर्च करने के लिए बम्बई को नहीं, अपने इलाके के शहर को ही प्राथमिकता दी है। डायरेक्टर साहब यूं ही सिर्फ शहर देखने के मतलब से शहर देखने गए थे। इन अवसरों पर और कार्यक्रमों के साथ उनका कम से कम एक स्थायी कार्यक्रम होता। किसी पार्क में पहुंचना, किसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठना, लहिया चना चबाना, रंगीन फूलों और लड़कियों को ध्यानपूर्वक देखना और किसी कम उम्र छोकरे के सिर पर तेल मालिश करना। जब वे इस कार्यक्रम की आखिरी मद पर पहुंचे तो एक घटना हुई। वे उस पेड़ के नीचे बेंच पर बैठे थे। उनकी आंखें मुदी हुई थीं और उनके सर पर छोकरे की पतली और मुलायम उंगलियां तिड़ तिड़ कर की आवाज निकाल रही थीं। लड़का उल्लास के साथ उनके बालों पर तबले के कुछ टेढ़े मेढ़े बोल निकाल रहा था और वे आंखें मूंदे अफसोस के साथ सोच रहे थे कि शायद वह तेल मालिश का कार्यक्रम जल्द ही खत्म कर देगा। एक बार उन्होंने आंखें खोलकर पीछे को गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर तेल मालिश का असर उसमें इतनी अफसरी आ गई कि वह घूमी ही नहीं। अतः उन्होंने लड़के का मुंह तो नहीं देखा, जो कुछ सामने था उसे ही देखकर संतोष करना चाहा। उन्होंने देखा कि सामने एक पेड़ था, उसके नीचे बेंच पर रामस्वरूप सुपरवाइजर बैठा था। वह भी एक लड़के से सर पर तेल मालिश करा रहा था और तिड़ तिड़ की सुखपूर्ण अनुभूति में खोया हुआ था। दोनों पक्ष उस समय परमहंसों के भाव से अपने अपने जगत में तल्लीन थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए यह आदर्श स्थिति थी। अतः उन्होंने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लगभग 15 मिनट में अपनी अपनी बेंच पर अच्छे पड़ोसियों की तरह बैठे हुए एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते रहे। फिर देह तोड़कर दोनों पक्ष उठ खड़े हुए और अपने अपने मालिशकर्ता को यथोचित पारिश्रमिक देकर उन्हें दोबारा वहीं मिलने के लिए प्रोत्साहित करके पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार वे अपने अपने रास्ते चले गए। शिवपालगंज की ओर लौटते समय डायरेक्टर को जान पड़ने लगा कि मालिश के सुख के पीछे उनकी कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार है और पुलिस उसकी तलाश में है। अगर वे रामस्वरूप को पकड़वा दें तो गबन का मुकदमा चल निकलता। शायद उनका नाम अखबार में भी छपता, पर सब सोचकर वे दुखी हुए। उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी। अतः वापस आते ही आत्मा के संतोष के लिए वे वैद्य जी से मिले और हिंगवाष्टक चूड़ की एक पुड़िया फाँक कर उनसे बोले, मुझे आज पार्क में ऐसा आदमी दिखाई दिया था जो बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। वैद्य जी ने कहा, होगा, कुछ आदमियों की आकृतियां एक सी होती हैं। डायरेक्टर को लगा कि इतने से उनकी आत्मा उनका पीछा न छोड़ेगी। थोड़ी ही देर इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, मैंने तभी सोचा कि हो न हो यह रामस्वरूप ही है। वैद्य जी ने डायरेक्टर पर अपनी आंखें गड़ा दी। उन्होंने फिर कहा, रामस्वरूप ही था। मैंने सोचा कि यह साला यहाँ क्या कर रहा है, मालिश करा रहा था। तुम वहां क्या कर रहे थे? डायरेक्टर ने अनमने ढंग से कहा, मैं थककर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वैद्य जी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी। डायरेक्टर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सोच समझकर बोले, मैंने सोचा कहीं रामस्वरूप यह जान न जाए कि उसे देख लिया है, इसलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। गबन का अभियुक्त बंबई में नहीं बल्कि 15 मील की दूरी पर ही है और वह तेल मालिश कराने के लिए उसका सिर अब भी कंधों पर सही सलामत रखा हुआ है। इस सूचना ने वैद्य जी को उलझन में डाल दिया। डायरेक्टरों की बैठक बुला
ना जरूरी हो गया। पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुनी थी, उसे भंग पीकर भी सुना जा सके, इसलिए बैठक का समय सायंकाल के लिए रखा गया। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानता था और दोनों से अलग अलग प्रभावित था। हनुमान जी सिर्फ लंगोटा लगाते, इस हिसाब से शनिचर भी सिर्फ अंडरवियर से काम चलाता। जिस्म पर बनियान वह तभी पहनता जब उसे सज धज कर कहीं के लिए निकलना होता। यह तो हुआ हनुमान जी का प्रभाव। वैद्य जी के प्रभाव से वह किसी भी राह चलते आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था, पर वैद्य जी के घर का कोई कुत्ता भी हो तो उसके सामने वह अपनी दुम हिलाने लगता। यह दूसरी बात है कि वैद्य जी के घर का कुत्ता नहीं था और शनिचर के दुम भी नहीं थी। उसी शहर की हर चीज में, और इसलिए रंगनाथ में काफी दिलचस्पी थी। जब रंगनाथ दरवाजे पर होता, शनिचर भी उसके आसपास देखा जा सकता था। आज भी यही हुआ। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक में गए। दरवाजे पर सिर्फ रंगनाथ और शनिचर थे। सूरज डूबने लगा और जाड़े की शाम के साथ हर घर में उठने वाला कशैला धुआं मकानों के ऊपर आ लटका। रंगनाथ ने पुकार कर कहा, लंगड़ हो क्या? वो कुछ आगे निकल गया था। आवाज सुनकर वह वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, हाँ बापू, लंगड़ ही हूँ। मिल गई नकल? रंगनाथ के इस सवाल का जवाब शनिचर ने दिया, नकल नहीं, इन्हें मिलेगा सिकहर। उसी के में एक टांग लटकाकर झूला करेंगे। लंगड़ पर कोई इसका असर नहीं पड़ा। वहीं से उसने पुकार कर कहा, नकल तो नहीं मिली बापू, आज नोटिस बोर्ड पर ऐतराज छपा था। क्या हुआ, फिर से फीस कम पड़ गई क्या? फीस नहीं बापू, वह अपनी बात को सुनाने के लिए चिल्ला रहा था। हर बार मुकदमे के पते में कुछ गलती है, प्रार्थी के दस्तखत गलत खाने में हैं, तारीख के ऊपर 2 अंक एक में मिल गए हैं, एक जगह कुछ कटा है, उस पर दस्तखत नहीं है, कुछ गलती निकाली गई। रंगनाथ ने कहा, वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं। जैसे गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में समझा रहे हों कि हमें अंग्रेजों से घृणा न करनी चाहिए। उसी वजह पर लंगड़ ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बापू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते हैं, सारी गड़बड़ी अर्जीन वीस की है, विद्या का लोप हो रहा है, नए नए अर्जीन वीस गलत फलत लिख देते हैं। रंगनाथ ने उसे समझाया, सब जगह ऐसा ही है, दिल्ली का भी यही हाल है। वह शनिचर को दिल्ली के किस्से सुनाने लगा, जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिचड़ी से झांककर संसार का हाल चाल देती है, वैसे ही शनिचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकती हुई दिल्ली के हालचाल देने लगी। दोनों कुछ देर उसी में अटके रहे। अंधेरा हो चला था, पर अभी हालात ऐसी नहीं थी कि आंख के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर में तमीज न की जा सके। वैद्य जी की बैठक में एक लालटेन लटका दी गई। सामने रास्ते से 3 नौजवान जोर जोर से ठहाका लगाते हुए निकले। उनकी बातचीत किसी ऐसी घटना के बारे में हो रही थी जिसमें दोपहर, फंटूस, चकाचक, ताश और पैसे का जिक्र उसी बहुतायत से हुआ था जो प्लानिंग कमिश्नर और कमीशन के अहलकारों में इवैल्यूएशन, कोऑर्डिनेशन और डबलेटिंग या साहित्यकारों में परिप्रेक्ष्य, आयाम, युगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। कुछ कहते कहते तीनों नौजवान बैठक के आगे जाकर खड़े हो गए। शनिचर ने कहा, बद्री भैया इन जानवरों को कुश्ती लड़ना सिखाते हैं, समझ लो बाघ के हाथ में बंदूक दे रहे हैं। वैसे ही सालों के मारे जाने का रास्ता चलना मुश्किल है, दांव पे सीख गए तो गांव छोड़ देना होगा। अचानक नौजवानों ने एक विशेष प्रकार का ठहाका लगाया। ठहाका सुनते ही शनिचर ने अधिकार भरी आवाज में कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो, जाओ रास्ता नापो। नौजवान अपनी हंसी के पॉकेट
बुक संस्करण प्रकाशित करते हुए अपना रास्ता नापने लगे। वह तब तक अंधेरे से एक औरत छमछम करती हुई निकली और लालटेन की धीमी रोशनी में लपलपाती हुई परछाई छोड़ती हुई दूसरी छोर निकल गई। वह बड़बड़ाती जा रही थी, जिसका तात्पर्य यह था कि कल के छोकरे जो उसके सामने नंगे धड़ंगे घूमा करते थे, आज उससे इश्कबाजी करने चले हैं। सारे मोहल्ले को यह समाचार देकर कि लड़के उसे छेड़ते हैं, अब वह भी छेड़ने लायक है। वह औरत वहीं अंधेरे में गायब हो गई। सनीचर ने रंगनाथ से कहा, न जाने वह काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया है। जब निकलती है तो कोई न कोई इसे छेड़ ही देता है। कान्हा से पंडित राधेलाल का अभिप्राय था। उनकी एक आंख दूसरी से छोटी थी और इसी से गजहे उनको कान्हा कहने लगे थे। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा से है कि लोग बाहर जाते हैं और जरा जरा सी बात पर शादी कर बैठते हैं। अर्जुन के साथ चित्रांगदा आदि को लेकर यही हुआ था। यही भारतवर्ष के प्रवर्तक भरत के पिता दुष्यंत के साथ हुआ था। यही ट्रिनिडाड और टोबैगो, बर्मा और बैंकॉक जाने वालों के साथ होता था। यही अमेरिका और यूरोप जाने वालों के साथ हो रहा है और यही पंडित राधेलाल के साथ हुआ। अर्थात अपने मोहल्ले में रहते हुए जो बिरादरी के एक इंच भी बाहर जाकर शादी करने की कल्पना मात्र से बेहोश हो जाते हैं, वे भी अपने क्षेत्र से बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं। अपने मोहल्ले में देवदास पार्वती से शादी नहीं कर सकता और समूची पीढ़ी को कई वर्षों तक रोने का मसाला दे गया था, उसे विलायत भेज दिया जाता तो वह निश्चित ही बिना हिचक किसी गोरी औरत से शादी कर लेता। बाहर निकलते ही हम लोग प्रायः पहला काम यह करते हैं, किसी से शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तो पंडित राधेलाल ने भी सुना जाता है कि एक बार पूरब जाकर कुछ करना चाहा था, पर 1 महीने में ही वे इस कुतिया से शादी करके सिपालगंज वापस लौट आए। किसी पूर्वी जिले की एक शक्कर मिल में पंडित राधेलाल को नौकरी मिलने की संभावना नजर आई थी। वे वहां जाकर एक दूसरे चौकीदार के साथ रुक गए थे। तब पंडित राधेलाल की शादी नहीं हुई थी और उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि औरत के हाथ का खाना नहीं मिलता। उनके साथी चौकीदार की बीवी ने कुछ दिनों के लिए इस समस्या को सुलझा दिया था। वहां रहते हुए वह उनका बना हुआ खाना खाने लगे और जैसे कि एक जगत प्रसिद्ध कहावत है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है, उसने पंडित राधेलाल को ऐसा कि पेट में सुरंग लगा दी और हृदय की ओर बढ़ने लगी। उन्हें उसका बनाया हुआ खाना कुछ ऐसा पसंद आया और वह खुद अपनी बनाई हुई सुरंग में इस तरह फंस गई कि महीने भर के भीतर ही वे उसे अपना खाना बनाने के लिए सिपालगंज ले आए। चलते चलते उसके घर से ही उन्होंने 1-2 साल के लिए खाने का इंतजाम भी साथ में ले लिया। इस घटना के बाद मिल के क्षेत्र में लोगों ने सोचा कि पंडित राधेलाल का साथी चौकीदार उल्लू है। सिपालगंज में गजहों ने सोचा कि राधेलाल मर्द का बच्चा है। अब तक उस क्षेत्र में पंडित राधेलाल की प्रतिष्ठा कभी न उखड़ने वाली गवाह के रूप में थी। अब वे कभी न चूकने वाले मर्द के रूप में विख्यात हो गए थे। वैसे कभी न उखड़ने वाले गवाह की ख्याति से ही पंडित राधेलाल की जीविका का साधन थी। निरक्षरता और साक्षरता की सीमा पर रहते थे और जरूरत पड़ने पर अदालतों में दस्तखत कर लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इनमें से कोई भी बयान दे सकते थे। दीवानी और फौजदारी कानूनों का उन्होंने इतना ज्ञान सहज रूप से मिल गया था कि वे किसी भी मुकदमे में गवाह की हैसियत से बयान दे सकते थे और जिरह में अब तक उन्हें कोई भी वकील उखाड़ नहीं पाया था।
जिस तरह कोई भी जज अपने सामने के किसी भी मुकदमे का फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल भी मामले के जस्मदीद गवाह बन सकते थे। एक बार इजलास में खड़े होकर जैसे ही वे शपथ लेते, गंगा कसम भगवान कसम सच सच कहेंगे, वैसे ही विरोधी पक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक समझ जाते कि अब यह सच नहीं बोल सकता। पर ऐसा समझना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि फैसला समझ से नहीं कानून से होता है, और पंडित राधेलाल की बात समझने में चाहे जैसी लगे, कानून पर खरी उतरती थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।